बात करते हैं अब कच्चे तेल की कीमतों में, जहां पर आग लगी हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि कीमतों में तेजी का रुझान बना हुआ है। कीमतों में उछाल ऐसा है कि ब्रेंट क्रूड अगर हम देखें तो 7 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि फिलहाल इसका असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ा है, लेकिन क्या चुनाव के बाद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? इसको लेकर हमारी सहयोगी तमन्ना इनामदार ने एक्सपर्ट्स से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। क्रूड के दाम एक बार फिर से उबाल पर है, $87 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं और इसका एक कारण यूएई में हुए ड्रोन स्ट्राइक के बाद उनकी प्रतिक्रिया की वजह से है। लेकिन भारत के लिए खास तौर पर बढ़ते क्रूड के दाम बुरी खबर बनती है, क्योंकि हम ज्यादातर अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं और इससे हमारे बजट के और हमारे बैलेंस शीट पर काफी असर पड़ता है। आम लोगों को भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि बढ़ते क्रूड के दाम अक्सर आपको पेट्रोल पंप पे बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के रूप में दिखते हैं और ये आए दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई दिनों से ये बढ़त नहीं हुई है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि जल्द ही 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी सौमित अब बता रहे हैं कि क्रूड के दाम किस तरह से बढ़ रहे हैं और क्या उसी तरह से पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं या नहीं। दिसंबर से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड करीब 24% से बढ़ चुका है और अगर फॉरेन ब्रोकरेज का कहना माने तो ये प्राइसेस आगे जाके और भी बढ़ सकती है। अब देश में अगर हम देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डीरेगुलेटेड है और डेली बेसिस में चेंज होने चाहिए, बट इसके बावजूद अभी तक हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिली है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो पहले से काफी हाई ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन अर्न कर रहे थे पेट्रोल और डीजल बेच के, और अब उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि ये प्राइस इंक्रीज जो हो रहा है क्रूड का वो एंड कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं करेंगे और जो इंपैक्ट होगा इस चीज का वो अपने फाइनेंशियल्स पे इसका इंपैक्ट लेंगे। दूसरा कारण आने वाली इलेक्शन पीरियड भी हो सकती है। हमने पास्ट में काफी टाइम ये देखा है कि जब कभी कोई इंपॉर्टेंट स्टेट या जनरल इलेक्शंस होते हैं तब क्रूड प्राइसेस बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस काफी टाइम तक कोई इंक्रीज नहीं देखने को मिलता है इसमें। अब देश में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के अलावा एलपीजी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज होता है इसके भी प्राइसेस काफी टाइम से इंक्रीज नहीं हुए हैं। क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण सिर्फ एक ही चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ है, वो है प्लेन में लगने वाली फ्यूल जो कि एटीएफ होता है या जेट फ्यूल बोलते हैं, उसका प्राइसेस करीब 7% से इंक्रीज हुआ है। अब क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है उस पर भी इसका एक भारी इंपैक्ट आता है। हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से $1 पर बैरल क्रूड प्राइस अगर बढ़ता है तो उसके सामने जो इंपोर्ट बिल है वो करीब $1.9 बिलियन से बढ़ जाता है कंट्री का। और ये नंबर्स जो है ये हमने FY20 के बेसिस पे कैलकुलेट किया है, क्योंकि तब के टाइम पे जो कंजम्पशन था वो नियर नॉर्मल था। अब अगर हम करंट बेसिस पे देखें तो FY22 के फर्स्ट 8 मंथ्स में क्रूड का जो इंपोर्ट क्वांटिटी है वो सिर्फ 11% से इंक्रीज हुआ है, बट क्रूड प्राइसेस बढ़ने के कारण जो इंपोर्ट बिल है वो करीब 120% से इंक्रीज हुआ है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो क्रूड के बढ़ते दामों का असर आगे चलकर महंगाई पर किस तरह से पड़ेगा और महंगाई का असर हमारे अर्थव्यवस्था पर, हमारे इकोनॉमी पर और क्या चुनावों पर पड़ सकता है या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है नरेंद्र तनेजा। वो एनर्जी एक्सपर्ट हैं और बीजेपी के लीडर भी। आदित्य नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा, हमारे साथ मौजूद है और हम आज सिद्धार्थ सान्याल, चीफ इकोनॉमिस्ट बंधन बैंक से भी चर्चा में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनेजा जी, पहले तो ये समझाइए कि क्रूड के दाम जिस तरह से अभी बढ़े हैं, 7 साल में सबसे ऊंचे दर पर है, क्या ये ट्रेंड आगे भी बढ़ते जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतों में जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तेल के अंदर, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के अंदर, जिससे कि नया तेल के भंडारों को खोजा जा सके, उनको उत्पादन पे लाया जा सके, वो पिछले 2-2.5 साल में काफी कम हुआ है। तो कोविड के कारण, दूसरा ग्लासगो वगैरह में जो समिट क्लाइमेट चेंज के हुए हैं उसमें काफी हद तक जो है तेल को डीमोनाइज करा गया है, कोयले को डीमोनाइज करा गया है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं जा रहे। यही कारण है कि एक्सॉन मोबिल, टोटल, BP जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके शेयर होल्डर्स जो है उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप तेल में और निवेश ना करिए, रिन्यूएबल पर करिए। तो लिहाजा अंडर इन्वेस्टेड है जो ऑयल सेक्टर है
और बहुत ही महंगा सेक्टर होता है, बहुत ही अहम सेक्टर है दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि कुल मिलाकर के जो जिस तरह का वितरण होना चाहिए, खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, जिनको हम बोलते हैं सुपर मेजर्स, वो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर, उनकी भूमिका कम हो रही है। सरकारी कंपनियां सऊदी अरामको, कुवैत पेट्रोलियम, इनकी भूमिका बढ़ रही है, अर्थात इनका दबाव बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कीमत $80 पे कम से कम रखा जाए। तो यही बहुत बड़ा कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि ठीक है, अबू धाबी में ड्रोन अटैक हुआ लेकिन कीमत ऊपर चली गई, उससे पहले भी कीमत ऊपर जा रही थी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, और डिमांड कम नहीं होने वाली, भारत की अर्थव्यवस्था आज हम 5.5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, आने वाले समय में 6 मिलियन करेंगे और मेरा अपना अंदाजा है आने वाले 10 साल में 7 मिलियन बैरल हमारा रोजाना की खपत होगी और ज्यादातर आयात होगा। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार तेल का है। तो इसको देखते हुए, लेकिन आने वाले समय में तेल की कीमतें बढ़नी है। लेकिन जैसा गोल्डमैन सैक का कहना है कि 130 हो जाएगी, $125 हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं नजर आता कि ऐसा होगा। कीमतें जरूर बढ़ेंगी और $80 के आसपास कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा बढ़ेंगी, $100 भी पहुंचेगी, लेकिन 1-1.5 साल के बाद। तो ये ट्रेंड तो चलेगा, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है और डिमांड कम नहीं होगी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो तेल को रिप्लेस नहीं कर रही है, वो अपनी ग्रोथ उसकी है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी पॉवर्टी दुनिया के अंदर है। 3 बिलियन लोग हैं जो एनर्जी पुअर है देश के अंदर, और वो तो इसलिए भारत के पूरी दुनिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी और भारत की अर्थव्यवस्था, चाहे मुझे माने या ना माने, भारतीय अर्थव्यवस्था डीजल इकोनॉमी है, तेल की अर्थव्यवस्था है। अब तेल की कीमत ऊपर जाएगी, आप कितना भी अच्छा इकोनॉमी का मैनेजमेंट करें, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आना ही आना है अर्थव्यवस्था पे। जब तक हमारी अर्थव्यवस्था वो तेल पे उसका आधार बना रहेगा और तेल की जो कुल मिला के अर्थव्यवस्था है उस पे हमारी जो निर्भरता है आयात पर बनी रहेगी, तो ये चुनौती हमारी अर्थव्यवस्था के लिए रहेगी। कितना बड़ा इशू होने जा रहा है, क्योंकि हम एक हाई इन्फ्लेशनरी, बढ़ती हुई महंगाई वाले एक पीरियड से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में भी दिख रहा है, लेकिन भारत में इसका नुकसान ज्यादा है, क्योंकि जनता, बहुत सारी जनता गरीब है और उनको ये पिंच करता है। तो इसको आप आगे कैसे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन तो दुनिया भर में ही लोगों को पिंच करती है, वो तो इंडिया में हो चाहे कहीं और भी हो। मेरे हिसाब से जो अभी हम देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। अभी जो फेज हुआ है उसमें हमने ये देखा कि ओमिक्रॉन का जैसे न्यूज स्प्रेड हुआ और ग्लोबल सेंटिमेंट पे हिट हुआ, तो थोड़ा बहुत कमोडिटी प्राइसेस वापस नीचे गई थी अपने बहुत ही एलिवेटेड नवंबर के स्तर से। लेकिन जैसे जैसे ये बात सामने आई है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट उतना सिवियर नहीं है और जो सिवेरिटी है वो भी कम है और जो ड्यूरेशन है इलनेस की वो भी कम है, तो हमने देखा कि जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी धीमी है और बहुत ज्योग्राफीज में अभी रिस्ट्रिक्शंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, उसके बावजूद जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो वापस उछल के पुराने नवंबर के स्तर पे चली गई हैं और उससे थोड़ा ऊपर भी चली गई है। तो जो डिमांड है वो अभी नीचे है, लेकिन कमोडिटी प्राइसेस आगे की तरफ देखते हुए ऑलरेडी वापस उछल चुकी है। इसकी वजह से जो WPI इन्फ्लेशन है, जैसे कि हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, उसमें तो हमने काफी महीनों से डबल डिजिट इन्फ्लेशन देख रहे हैं। CPI इन्फ्लेशन में भी इस बार बढ़त हुई, लेकिन स्पेसिफिकली अगर फ्यूल प्राइसेस की बात करी जाए तो एक सॉर्ट ऑफ ये रिलीफ है कंज्यूमर्स के लिए कि अभी जिस तरह से सिचुएशन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बनी हुई है, वापस रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, एक्सेट्रा, और बहुत लोग वापस वर्क फ्रॉम होम में आ गए हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी काफी हद तक बंद है। तो मोबिलिटी पे तो हिट हमने ऑलरेडी देख ही लिया है जनवरी के डेटा में। तो चाहे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई हैं, अभी उनका पास थ्रू हमने डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस पे नहीं देखा, लेकिन इस महीने कंजम्पशन इटसेल्फ थोड़ी नीचे गिरेगी और उससे एटलीस्ट करंट सिचुएशन में हाउस होल्ड बजट से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। सन्याल जी, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन जो अभी काफी स्टिकी रहा है और काफी दिनों से हमने देखा है भारत के संदर्भ में, उसका किस तरह का असर पड़ने जा रहा है? ये अब दुनिया के बड़े पॉलिसी मेकर्स मान रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं रहा,
यानी कुछ समय तक महंगाई हमारे साथ रहेगी। ऑलरेडी ओमिक्रॉन की वजह से कंजम्पशन पर असर पड़ा है। क्या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, वो कम चीजें खरीदेंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म बोलने में आप एग्जैक्टली क्या मीन कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम लोग जिसको मीडियम टर्म टिपिकली कहते हैं, अगर हम लोग अगले कुछ महीनों को बात कर रहे हैं या अगले 1-1.5 साल का बात कर रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट फेज रहेगा, क्योंकि दुनिया में हर चीज में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगा और रह चुका है पिछले कुछ महीने से, और आगे जाके भी शायद रहेगा। तो बार बार हम लोग ये देखा है उसमें जितना डिमांड सप्रेशन हुआ है उससे ज्यादा सप्लाई साइड का इंस्टेबिलिटी आया है और प्राइस को एडवर्सली इंपैक्ट किया है। एडवर्सली मतलब प्राइस ऊपर लेके गया है बहुत सारे कमोडिटीज का। तो ये बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम में ये स्टोरी रहा। मेरा हिसाब से हम लोग अगर ये हमको नहीं हिट किया तो ये हम लोगों का गुड लक रहेगा, बट एट द सेम टाइम गोइंग अहेड अगले 1-1.5 साल के लिए हम लोगों को इस चैलेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म में अगले 5 साल के लिए अगर बोलेंगे, मेरा हिसाब से जनरली इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो हम लोग पिछले दशक में देखते थे और उसके पहले देखते थे, उस हिसाब से हम लोगों को काफी रिलीफ मिल रहा है। 2 चीज के लिए मिल रहा है। एक तो है जनरली सप्लाई डायनामिक्स जो है उसको हम लोग बेटर मैनेज कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज एक्चुअली बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। तो तनेजा जी, हमें इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जवाब दीजिए कि चुनाव के आसपास अचानक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना क्यों बंद हो जाते हैं। जैसे दिल्ली में 3 दिसंबर से पेट्रोल के दाम बढ़े नहीं है, डीजल के दाम 5 नवंबर से नहीं बढ़े हैं, उसके पहले लगातार बढ़ रहे थे, और हमने पिछले कुछ दिनों में, जैसे आपने कहा, क्रूड के दामों को बढ़ते हुए देखा है। तो ये क्या मिस्ट्री है? क्या ये इसका सीधा कनेक्शन राज्य में चुनाव से है? कोई देखिए कोई मिस्ट्री नहीं है। अब अगर कोई मिस्ट्री है तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन बताएंगे, है ना। तो लेकिन इतना ये जरूर हमने देखा है कि अमेरिका के अंदर आप इतिहास देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, जब जब अमेरिका में जिस साल चुनाव हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति पद के या संसद के, वहां पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? कौन करता है? उस समय बाजार कहां चला जाता है? डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स कहां चले जाते हैं? तो आपने ये जो प्रश्न किया, जो आज मान लिया अगर जो कीमत ज्यादा है, $86 पर बैरल है, तो ये पेट्रोल, इसका एक साइकिल है। आज जो तेल खरीदा जा रहा है वो पेट्रोल पंप पर रिफ्लेक्ट करेगा 26 दिन के बाद। कच्चा तेल से तो गाड़ी चलेगी नहीं, कच्चा तेल लिया जाएगा, भारत में आएगा, उसको रिफाइन किया जाएगा, उसके स्टोर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन 26 दिन का साइकिल होता है। आमतौर से जो साइकिल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम वगैरह लेके चलते हैं वो 20 से लेकर के और 26 दिन का लेकर के चलते हैं। तो आज जो कीमत ज्यादा है ये 26 दिन के बाद रिफ्लेक्ट करेगी। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो कीमत जो तय करती हैं ये कंपनियां, ये क्योंकि डी कंट्रोल कमोडिटी है, ये पूरे साल का अपना जो इनका अर्थशास्त्र होता है उसके ऊपर आधारित भी होता है काफी हद तक। ये पिछले 20 साल का इतिहास है। डी कंट्रोल से पहले भी हमने देखा था इस तरह से होता है। तो कुल मिलाकर के हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑयल जो है एक पॉलिटिकल कमोडिटी है। नहीं, हमें बिल्कुल बोलना चाहिए, क्योंकि इतिहास ये बताता है। आप अमेरिका के चुनाव की बात कर रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल चुनाव के आसपास देखिए, तभी यही हुआ था। जो पूर्व चेयरमैन वगैरह हैं वो हमें बताते हैं कि एक तरह से ये एक सिस्टम रहता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये बात कि लोगों को कम तकलीफ हो सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आना चाहिए? नहीं, देखिए, जो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज क्या बनते हैं, अगर मान लिया पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता तो फिर अलग बात होती है। अगर वो बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो जो कंपनियां हैं वो शायद इसको देखती हैं, क्योंकि कंपनियों को तो कंपनी तो ये लेके चलती है कि साल भर में उन्होंने इतना तेल बेचना है। जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है, अब ओमिक्रॉन पिछले 17 दिन के अंदर जो पेट्रोल की डिमांड है, मांग है, वो 14% कम हो गई है। 14, आप उसको डिमांड डिस्ट्रक्शन अर्थशास्त्र की भाषा में बोलेंगे तो अब डीजल की जो डिमांड है 14.2% कम हो गई पिछले 17 दिन के अंदर। तो इन कंपनियों को तो घाटा हो गया। अब उस घाटे की भरपाई ये कैसे करेंगे? तो कुल मिला के ये अपना अर्थशास्त्र लेके चलते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे ही इलेक्शन शुरू होता है और केंद्र सरकार बोल देती है कि भैया आप जो है ये कीमतों को बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, या ये राज्य सरकारें, हमने पिछले दिनों एक राज्य सरकार को देखा, उन्होंने 20
रुपए पर बैरल जो पर लीटर पे कीमत कम कर दी, उसका कारण राजनीति की था, राज्य सरकार ने की थी। 20 एक साथ वन गो। तो ये सब तरह की चीजें होती हैं। कुल मिलाकर के राजनीति तो हर सरकार कर सकती है। तो हम जी अब नहीं, मैं ये कहने का अब रिलीफ मिले तो अच्छी बात है। हम देखेंगे कि इन सारे चुनावों के बाद क्या होता है। जी नहीं, मैं आपको ये कह रहा था, देखिए कुल मिलाकर के रिलीफ 2 रुपए 4 रुपए का कोई रिलीफ नहीं होता है। हमारी देश की अर्थव्यवस्था जब तक तेल पर निर्भर है और हमारा तेल का आयात बढ़ना है, विश्व में कच्चे तेल की कीमतें बढ़नी है आने वाले समय के अंदर, तो आपको ये देखना होगा कि विकल्प क्या है। विकल्प रिन्यूएबल के लिए सरकारें काम कर रही है, राज्य सरकारें भी कर रही है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, केंद्र सरकार भी कर रही है। लेकिन इसका अभी कोई एकदम इमीडिएट सोल्यूशन हो जाएगा मुझे एनर्जी जो प्राइसेज है वर्ल्ड ओवर, पूरी दुनिया में एनर्जी प्राइसेज ऊपर, पश्चिम यूरोप जैसी मैच्योर इकोनॉमी में एनर्जी प्राइसेज अब राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में सबसे बड़ा मुद्दा है, रशिया में इंटरनली मुद्दा बना हुआ है। कजाकिस्तान में पिछले दिनों सरकार लगभग अबदस्त कर दी गई थी कच्चे तेल की कीमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर, जबकि वो एक्सपोर्टर है तेल का। तो तेल एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी होती है। अब उसका आप अगर उसको ये सिर्फ लगाना चाहें कि भाई अभी चुनाव आ रहे हैं, कीमत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, उसको यूपी के संदर्भ में देखें, बिल्कुल आप देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन ये कि मैं आपको ये आई एम जस्ट पेंटिंग द ब्रॉड पिक्चर। पिछले कई दिनों नो फेयर इनफ, बट दिस इज अ फैक्ट। ये फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों से नहीं बढ़े हैं। अब चुनाव के बाद परिणाम आने के बाद फिर से बढ़ते हैं या नहीं, ये भी हम ट्रैक करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज नतीजों की ओर।